अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एस आर्ट्स एंड कैलीग्राफी। आज हम बायोलॉजी का पेपर डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी में आप फुल मार्क्स कैसे ले सकते हैं। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में फुल मार्क्स आए हों, तभी आप सब्जेक्टिव में फुल मार्क्स लेने की उम्मीद रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक बायोलॉजी का पेपर डिस्कस करेंगे। मेरे पास एक और भी है, हम इंशाल्लाह ताला अगर वक्त मिलेगा तो हम उसको भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। अभी हम इस पेपर को डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव में मेरे फुल मार्क्स आए हुए हैं। अब अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में आंसर शीट मैंने इस तरह से तैयार की हुई है। पहले हम जो डेट थी वो थोड़ी बड़ी बड़ी लगाती थी। मैं 2 लाइन्स पे सब्जेक्टिव पेपर लिखती थी और 2 लाइन्स नेक्स्ट 2 लाइन्स पे फिर मैं शॉर्ट क्वेश्चंस और फिर क्वेश्चन नंबर 2 वगैरह लिखती थी। लेकिन 10th में मैंने इस तरह से किया है। आप जिस तरह से भी करते हैं आप उसी तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम आंसर में देखें कि मैंने किस तरह से लिखे हुए हैं तो उसके लिए हम पहले क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर मेरे पास है कि राइट डाउन द 2 फेजेस ऑफ ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग में उसने हमसे सिर्फ 2 फेजेस पूछे थे, तो मैंने उन फेजेस के नाम लिखने की बजाय ब्रीथिंग की डेफिनेशन भी लिख दी। यहाँ पर ये जो ब्रीथिंग वर्ड था ये मेरे से गलती से लिखा गया, तो मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया। आपको चाहिए कि आप इसके ऊपर प्रॉपर एक कट लगा दिया करें, एक फुल लाइन लगा दिया करें, ताकि क्लियर हो जाए कि आपने उसको क्रॉस किया हुआ है। इसी वजह से सर ने मेरा अंडरलाइन किया हुआ है। और उसके बाद फिर मैंने ब्रीथिंग के फेजेस के नाम लिख दिए। अब मैंने फेजेस, क्योंकि वो मेन आंसर था, तो मैंने उसको ब्लैक पॉइंटर से लिखा और मैंने नंबरिंग भी साथ में कर दी ताकि पता चले कि मैंने 2 की है। अगर आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिख रहे हो तो बेहतर ये होता है कि आप पॉइंट बुलेट्स डालने की बजाय या डॉट्स लगाने की बजाय, लाइंस लगाने की बजाय, एरोज़ लगाने की बजाय आप नंबरिंग करें, ताकि नंबरिंग से जब वो देखे जो आपका पेपर चेक कर रहा है एग्जामिनर, जब वो आपका देखे उसको पॉइंट्स मिल जाएँ कि इतने उसने लिखे हुए हैं, इतने में उसको पूरे मार्क्स देने हैं, तो उसको ज़्यादा उस पर ध्यान ना देना पड़े और वो आपको मार्क्स आसानी से दे दे। आप आसानियाँ पैदा करें एग्जामिनर के लिए, ताकि वो भी खुश होकर आपको मार्क्स दे और आपके फुल मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएँ। अब यहाँ पर अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। निकोटीन, व्हाट इज़ निकोटीन, ये भी अटैम्प्ट नहीं किया। उसके बाद डिफरेंस है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ये मैंने अटैम्प्ट किया है। अब आप देख सकते हैं कि आंसर में मेरे पास मैंने डिफरेंस जो है वो लाइन लगा कर लिखा है। वैसे तो टीचर्स कहते हैं कि आप डिफरेंस लाइन लगाए बगैर भी लिख सकते हैं। आप पहले ऑस्मो रेगुलेशन लिखें, फिर थर्मो रेगुलेशन लिखें। जिस तरह से मैंने ये ब्रीथिंग लिखा हुआ है इसी तरह से ऊपर नीचे करके लिख दें। लेकिन अगर डिफरेंस आप लाइन लगा कर लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर है, और अगर आपको एक से ज़ायद पॉइंट आता है तो आप वो भी लाजमी लिखें। अब मैंने थर्मो रेगुलेशन मेरा पूरा आ गया तो मैंने उसको लिख दिया, जबकि ऑस्मो रेगुलेशन मेरा पूरा नहीं आया तो मैंने हाइफन लगा के नीचे रेगुलेशन लिख दिया। उसके बाद मैंने इनकी डेफिनेशन लिख दी और ये मेरा हो गया। उसके बाद लिथोट्रिप्सी डिफ़ाइन करना था हमने, और फिर नर्व इम्पल्स था। नर्व इम्पल्स की भी डेफिनेशन ही हमने लिखी थी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन शॉर्ट अटैम्प्ट किए हैं, और क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करने होते हैं 5, और मैंने 5 ही अटैम्प्ट किए हुए हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था कि इंसुलिन और ग्लाइकोजन को हमने डिफ़ाइन करना था। क्वेश्चंस आप वो अटैम्प्ट किया करें जो आपको आते हों, और जो बेहतरीन तरीके से आते हों उनको पहले अटैम्प्ट किया करें, क्योंकि अगर आपके पहले क्वेश्चन में ही मिस्टेक्स हो जाएंगे तो एग्जामिनर का माइंड सेट हो जाएगा कि आपको आता ही नहीं है, अगरचे आपने मतलब नेक्स्ट वाले सारे क्वेश्चन जो हैं वो ठीक लिखे हों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही पार्ट था। उसमें पहले 2 क्वेश्चन मैंने क्रॉस लगाए हुए हैं, वो मैंने अटैम्प्ट नहीं किए। जबकि उसके बाद ग्राफ्टिंग, पॉलिनेशन, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन और रिसेसिव और डोमिनेंट अलील के बारे में था पूछा हुआ उन्होंने, तो मैंने ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट किए हैं। अब आप देख सकते हैं कि ग्राफ्टिंग में मेरे पास 2 पॉइंट्स बन रहे थे, तो मैंने उनको डॉट्स लगा के लिख दिया। अब यहाँ पर मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप नंबरिंग लगा के लिखें, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट्स नहीं है, यहाँ पे ये 2 डिफरेंट बातें हो रही हैं। अगर मेरे पास जिस तरह से ब्रीथिंग में 2 फेजेस के नाम थे तो उनको मैंने डॉट नंबरिंग से लिखा, उनको मैंने डॉट से नहीं लिखा। लेकिन यहाँ पर जो है मेरे पास 2 अलग-अलग बातें हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डॉट डाले। अब यहाँ पर नंबरिंग वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करना। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने आंसर्स इस तरह से लिखे हैं। अब पॉलिनेशन की सिर्फ डेफिनेशन थी तो मैंने साथ में उसकी टाइप्स भी लिख दी। अब टाइप्स 2 थी तो मैंने उनकी नंबरिंग कर दी। अगरचे उसने वो पूछी नहीं, जो उसने सिर्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन पूछी थी, लेकिन वो डेफिनेशन है ही महज 3 लाइनों की, तो मैंने उसको बेहतर लिखने के लिए कि वो अच्छा लगे तो मैंने साथ में टाइप्स भी लिख दी। टाइप्स की अलग से हेडिंग नहीं बनाई, क्योंकि मेन जो चीज़ उसने पूछी थी वो सिर्फ पॉलिनेशन थी। उसके बाद मैंने लॉ लिखा। एंड पे मैंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ब्लैक पॉइंट्स लिख दिया ताकि वो हाईलाइट हो जाए और वो प्रोमिनेंट हो जाए। उसके बाद आर्टिफिशियल सिलेक्शन की डेफिनेशन के बाद डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील का डोमिनेंट का अलील का रिसेसिव पे इफेक्ट था, तो मैंने इफेक्ट की हेडिंग लगा के
आंसर लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 4 के नीचे लाइन नहीं लगी हुई, आपने यहाँ पर लाइन ज़रूर लगानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास था इकोसिस्टम और बायोस्फीयर को डिफाइन करना था, और मज़ीद इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो वो मैंने इस तरह से अटैम्प्ट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन में परेशानी हो रही हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आंसर्स इस तरह से ही लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर मेरे पास फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का जो बात थी वो पूरी हो गई 4 लाइनें पहले ही, जबकि एडिक्टिव ड्रग की लाइन जो है वो काफ़ी नीचे तक गई, तो मैंने जो दरमियान में डिफरेंस की लाइन है वो लंबी करके ही लगाई, ताकि फार्मास्यूटिकल ड्रग की भी अगरचे स्पेस खाली है लेकिन आप लाइन पूरी ही लगाएं। उसके बाद एंडिंग लाइन ज़रूर लगाया करें, हर क्वेश्चन के बाद, हर शॉर्ट क्वेश्चन के बाद एक एंडिंग लाइन ज़रूर लगाया करें। उसके बाद यूजेस है यहाँ पर हमारे पास टेट्रासाइक्लिन के, तो मैंने वो भी लिख दिए हैं। अब क्योंकि वो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे हैं ताकि वो हाईलाइट हो जाए। अगर आप इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखें तो वो भी बेहतर ठीक है, लेकिन बेहतर यही है कि आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें। आप चाहें तो इसको ब्लू से लिख सकते हैं। अगर ब्लू से लिखें तो जो डॉट्स लगाए हैं वो ब्लैक से लगाएं। अगर आप ये ब्लैक से लिख रहे हैं तो डॉट्स जो हैं वो ब्लू से लगाएं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास अगर हम क्वेश्चन पेपर पे देख लें कि किस तरह से क्वेश्चन थे, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो था वो था कि व्हाट आर हाइड्रोफाइट्स, डिस्क्राइब ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन ज़ीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। मतलब इसमें हमें तीनों ही लिखने पड़ने थे, हमें हाइड्रोफाइट्स भी लिखना पड़ना था, हमें ज़ीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स तीनों लिखने पड़ने थे, तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाना था, तो मैंने इसको अटैम्प्ट नहीं किया। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज़ आर्थराइटिस एंड डिस्कस इट्स टाइप्स, ये भी मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। जबकि जो तीसरा लॉन्ग है, दूसरा लॉन्ग है हमारे पास, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, ये मुझे ऊपर वाले के मुकाबले में छोटा लगा, तो मैंने इसको अटैम्प्ट किया। उसके बाद डिस्क्राइब द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन था, इस लॉन्ग क्वेश्चन था लेकिन था बिल्कुल ही शॉर्ट, तो मैंने इस वजह से इस पार्ट को अटैम्प्ट किया। उसके बाद है हमारे पास अच्छा, पहले हम इसके आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें स्ट्रक्चर ऑफ ईयर मैंने लिखा, पहले मैंने ईयर की बात की और फिर मैं स्ट्रक्चर पे गई। मेन हेडिंग में मैंने लिख दिया कि स्ट्रक्चर ऑफ ईयर को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कि किस चीज़ के हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, ईयर है वो, तो मैंने ईयर की हेडिंग देकर तो आंसर जो है वो अपना हेडिंग में मैंने लिख दिया कि स्ट्रक्चर ऑफ ईयर को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कि किस चीज़ के हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, ईयर है वो, तो मैंने ईयर की हेडिंग देकर तो आंसर जो है वो अपना स्टार्ट कर लिया। अब फिर मैंने ईयर के पार्ट्स लिखे कि एक्सटर्नल ईयर होंगे, मिडल ईयर, इनर ईयर। फिर मैंने एक्सटर्नल ईयर लिखना स्टार्ट किया। एक्सटर्नल ईयर के जो 3 पार्ट्स थे उनको मैंने डॉट्स लगाकर लिख दिया। आप चाहें तो यहाँ पर नंबरिंग भी कर सकते हैं। अब मैंने अगर मैं पिन्ना की अलहदा हेडिंग बनाती, ऑडिटरी कनाल की अलहदा बनाती, टिम्पैनम की अलहदा हेडिंग बनाती, तो क्वेश्चन मेरा जो है उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता, इसलिए मैंने शॉर्टकट क्या किया, मैंने आप चाहें तो नंबरिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर डॉट लगाकर मैंने पिन्ना को जो है वो ब्लैक पॉइंट से लिख दिया कि अब पिन्ना की बात होगी इस पैराग्राफ में, और फिर मैंने उसके आगे से इसको एक एज अ पैराग्राफ ही लिख दिया। पिन्ना के बाद मैंने ऑडिटरी कनाल को ब्लैक से लिखा और मैंने एज इट इज़ इसी तरह से मैंने टिम्पैनम के साथ भी यही किया। अब आप देख सकते हैं कि ईयर की मैंने डायग्राम भी बनाई है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बायोलॉजी के पेपर में कि आपको डायग्राम लाजमी बनानी आनी चाहिए। अगर आप डायग्राम नहीं करते हैं तो आप ये बात बिल्कुल भी जहन से निकाल दें कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर शॉर्ट में आपके पास टाइम है तो आप उसमें भी डायग्राम्स बनाएं, लेकिन लॉन्ग आर्टिकल में आपको डायग्राम मस्ट है। चाहे अगर तो उस पर नहीं बन रही तो ओब्वियसली फिर नहीं बनाएंगे हम, लेकिन अगर उस पर बन रही है तो आप उसको लाजमी बनाएं और डायग्राम की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, ताकि आप पेपर में जब उसको बनाएं तो वो देखने में भी अच्छी लगे। ये नहीं कि आपने बस ऐसे ऐसे लाइन्स ही लगाई हुई हैं और उसको देख के ही लगे कि इससे बेहतर था कि बनाता ही ना स्टूडेंट। उसके बाद मिडल ईयर कि मैंने लिखी है हेडिंग, और फिर मैंने यहाँ पर इनर ईयर की एक अलग से डायग्राम थी तो मैंने उसको भी लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें मुझे लग रहा था कि मुझे हाईलाइट करनी चाहिए, जैसे ऑस्टिकल्स है, स्टैकिंग ट्यूब, ये सब कुछ मैंने हाईलाइट करने के लिए ब्लैक पॉइंटर से लिख दिया। इसी तरह से इनर ईयर के जो 3 पार्ट्स थे उनको मैंने ब्लैक से लिखा, और सिमिलरली मैंने उसको जिस तरह से मैंने एक्सटर्नल ईयर में रिपीट किया था उसी तरह से मैंने वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स और कॉक्लिया को ब्लैक से लिख के उसको एज अ पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दिया। अब इनर ईयर की अलहदा से थी तो मैंने डायग्राम ब्लैक से बनाई है, और इनर ईयर की जो है वो 604 ब्लू मार्कर से मैंने उसको लेबल कर दिया है। अब अगर आप ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक से हेडिंग डायग्राम बनाएं, और अगर आप ब्लैक से लिख रहे हैं तो ब्लू से डायग्राम बनाएं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ब्लू से ही लिख रहे होते हैं, ब्लू से डायग्राम, ब्लैक से लिख रहे हो तो भी ब्लू से डायग्राम, तो इस तरह से अच्छा नहीं लगता। डायग्राम जो है वो आपको प्रोमिनेंट करके बनानी होती है, इस वजह से आप पेंसिल जो है वो चेंज कर लिया करें। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है
अब उसने सीड जर्मिनेशन की सिर्फ कंडीशंस पूछी थी, जबकि मैंने सीड जर्मिनेशन की हेडिंग दी, उसकी मैंने डेफिनेशन लिखी, फिर उसके बाद मैंने कंडीशंस की हेडिंग दी। फिर आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पैराग्राफ में ये सारी बातें लिखेंगी जो मैंने इस तरह से पॉइंट्स की फॉर्म में लिखी हुई हैं यहाँ पर। अब मैंने ये जो वाटर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर की हेडिंग है, ये मैंने ब्लैक से दी है ताकि डिफरेंस हो जाए, क्योंकि लाइट का जो फैक्टर था वो उसने एज अ कंडीशन के तौर पर नहीं लिखा हुआ, उसने नीचे से अलहदा से फैक्टर के तौर पर लिखा हुआ है। तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने अलहदा मार्कर्स यूज़ कर ली। आप चाहें तो ऑक्सीजन, टेम्परेचर, वाटर, इनको ब्लू से दे के लाइट को ब्लैक से दे सकते हैं, या अगर आपका दिल करे तो आप तीनों को ही ब्लैक से, चारों को ही ब्लैक से और चारों को ही ब्लू से भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे पास बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस थी, तो एप्लीकेशंस को मैंने इस तरह बुलेट्स लगा के लिखा है। आप इनको 1 2 3 नंबरिंग देकर भी लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था मेरे पास, उसका इन्वायरमेंट पे एप्लीकेशन से, और फिर था मेरे पास के सोर्सेज ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स। अब यहाँ पर सर ने मेरी मिस्टेक निकाली है कि मैंने सिर्फ सिंथेटिक ड्रग और बैक्टीरिया फ्रॉम एनिमल्स यही लिखा हुआ है। सर ने मुझे कहा हुआ है कि आप पीछे लिखें कि ड्रग्स फ्रॉम सिंथेटिक, मतलब सिंथेटिक ड्रग्स से पीछे तो नहीं, ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया, ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स, ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स, इस तरह से ड्रग्स फ्रॉम से हेडिंग लिखें। और यहाँ पर भी सर ने यही कहा हुआ है कि फुल हेडिंग के कंप्लीट हेडिंग के तौर पर लिखें। तो अब जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो लाजमी तौर पर आप फुल हेडिंग दीजिएगा, ताकि जो गलती मैंने की हुई है वो आप दोबारा से ना करें। उसके बाद यहाँ तक कि मेरा पेपर ये मुकम्मल हो गया है। अब टाइम काफ़ी हो चुका है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरा वाला जो पेपर है वो हल्का सा डिस्कस देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, मुझे 2 स्टार्स दिए गए हैं, शायद ये पेपर मेरा दूसरे से ज़्यादा अच्छा था। अब यहाँ पर भी मेरे पास सब ऑब्जेक्टिव में फुल मार्क्स आए हुए हैं। अब अगर हम सब्जेक्टिव पेपर देखें तो मैं वो आपको बस इस तरह से दिखा देती हूँ कि आंसर्स में मेरे पास यहाँ पर सर को लगा था कि मेरी मिस्टेक है, लेकिन जब मैंने सर को दोबारा बताया तो सर ने कहा कि हाँ ठीक है, तुमने ठीक लिखा हुआ है। तो फिर इस तरह से सर ने मेरा फुल मार्क्स कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मुझे पेपर मिला तो तभी मेरे फुल मार्क्स कैसे, क्योंकि पेपर आंसर में तो कोई कटिंग नहीं हुई मार्क्स में। तो इसका रीज़न ये है कि मैंने जो थे एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक अटैम्प्ट किया हुआ था, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कटने से बच गए। आप देख सकते हैं कि 1 2, उसके बाद मैंने 3 4 और 5 और 6, मैंने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, और मेरी क्वेश्चन में एक भी मिस्टेक नहीं है। बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, मैं इसको बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, जिसकी वजह से इसमें मिस्टेक्स कम ही होती थी। तो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए हैं, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स जो हैं वो नहीं कट रहे थे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर अब मुझे शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम बनाने का मौका मिला, तो मैंने उसको ज़ाया नहीं किया, मैंने डायग्राम बना दी। साथ ही साथ आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बिल्कुल वो वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए हैं जिनमें मेरे पास ज़्यादातर पॉइंट्स बनते और आंसर्स जो थे वो उनके थोड़े थोड़े शॉर्ट होते, बट स्टिल क्वेश्चन इतने शॉर्ट नहीं थे, तो लंबे तो हो ही रहे थे, लेकिन फिर भी आप उसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें और साफ साफ करके लिखें, तो आपका पेपर ताकि देखने वाले को भी अच्छा लगे। और अगर कोई एक्स्ट्रा ही शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाए तो उसको लंबा करना फिर आपकी ज़िम्मेदारी होती है। एक अच्छा स्टूडेंट किस तरह से उसको लंबा करना है, ये एक अच्छे स्टूडेंट की ज़िम्मेदारी होती है। आप पेपर्स को देखा करें, गौर से देखा करें, उसमें जितनी हेडिंग्स बन रही हों, तो आप अब देखें, आप किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत शॉर्ट सा पैराग्राफ है, तो उसको किस तरह से आपको लंबा करना है ये आपको खुद डिसाइड करना होता है। यहाँ तक कि मेरे पास बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 5 इस वजह से लिखा है, सर ने कहा था कि जब आप लोगों का बी पार्ट स्टार्ट करें तो उससे पहले क्वेश्चन नंबर भी दे दिया करें, क्योंकि पता चल जाए ताकि किस तरह से अटैम्प्ट करना है। अब ये एंटागनिज्म पे लॉन्ग था, तो इसमें भी डायग्राम मैंने लाजमी बनाई हुई है, आप भी लाजमी डायग्राम बनाएं, क्योंकि लॉन्ग आर्टिकल में डायग्राम का भले उसने मेंशन किया हो या ना किया हो, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट होने के नाते आपको डायग्राम ज़रूर बनानी चाहिए। और डायग्राम सिर्फ गंदी नहीं बल्कि उसको नीट क्लीन करके भी बनानी चाहिए। अगर आपको इस डायग्राम में से किसी एक का भी ट्यूटोरियल चाहिए कि इसको इस तरह से बनाना है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, हम आपको ज़रूर सिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसको अटैम्प्ट किया हुआ है। लाइंस नहीं लगी हुई और यहाँ पर नंबरिंग भी करनी थी, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं नहीं कर सकी, लेकिन आप ज़रूर करें। और साथ ही साथ यहाँ तक कि मेरा पेपर कंप्लीट हो गया है। अब मैंने ये कंट्रोल नहीं लिखा हुआ था, तो सर ने हाईलाइट कर दिया है, लेकिन मार्क्स नहीं काटे क्योंकि मेरा बाकी पेपर अच्छा था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी कि पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट कौन सा पेपर डिस्कस करें, आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, तो इंशाल्लाह ताला वो भी वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगी। खुदा हाफिज़।